नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, केमिस्ट्री में आप एक टर्म पढ़ते हैं, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिसिस, और अगर रिएक्शन की रेट को कम करते हैं तो नेगेटिव कैटालिस या ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। केमिस्ट्री में जो टर्म है कैटालिस्ट, अब ये उत्प्रेरक या कैटालिस्ट किसी सजीव के शरीर में पाए जाए तो इन्हें बायो कैटालिस्ट कहा जाएगा। और इन बायो कैटालिस्ट को ही किस नाम से जाना जाता है? एंजाइम के नाम से। एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। क्लियर है? यह बात आपको याद रखनी है। इस क्लास में हम एग्जाम में एंजाइम से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका जवाब हम बिना किसी कंफ्यूजन के दे पाए, इस पैटर्न में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एंजाइम, पहला तो यही कि टर्म एंजाइम किसने दिया? कुहने ने। एंजाइम शब्द किसने दिया? कुहने ने। नोट, उत्प्रेरक, अंग्रेजी में से कैटालिस्ट, ये रिएक्शन की रेट को बदल देते हैं। कैटालिस्ट या उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे उत्प्रेरक या कैटालिस्ट जो सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं। क्लियर है? इन बायो कैटालिस्ट या जैव उत्प्रेरक को ही एंजाइम कहा जाता है। जितनी क्लियरिटी से आप चीजें याद रखेंगे, उतना ही एग्जाम का क्वेश्चन और 4 ऑप्शन आपको क्लियरिटी से समझ में आएंगे। यहां मैंने एक बात लिखी है, तो आपको इतना याद रखना है कि जनरली जो एंजाइम होंगे वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे। जब केमिस्ट्री में बात होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो बायोलॉजी में एंजाइम टर्म है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा ही, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। कैसे? एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, ऊपर तीर का मतलब बढ़ाते हैं, सक्रियण ऊर्जा में कमी करनी होगी। अगर एंजाइम को रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ानी है तो एक्टिवेशन एनर्जी में कमी करनी होगी। एंजाइम से रिलेटेड पूरा टॉपिक आप कैसे भी याद रखें, लेकिन ये लाइन जरूर याद रखें कि एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा में कमी करके। सक्रियण ऊर्जा में कमी करके ही एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर पाएगा। देख लीजिए, आगे चलते हैं। एंजाइम ऐसा जैव उत्प्रेरक जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर, यह भी बड़ी बात है, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता खुद। क्लियर है? स्वयं अपरिवर्तित रहेगा और सक्रियण ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्वयं अपरिवर्तित रहकर रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। An enzyme is a biocatalyst that increase the rate of chemical reaction without itself being changed. स्वयं अपरिवर्तित रहे बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देने वाला बायो कैटालिस्ट ही क्या कहलाएगा? एंजाइम कहलाएगा। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन है। क्लियर है? जितने भी एंजाइम हैं वो लगभग प्रोटीन है। अपवाद है स्मॉलेस्ट कैटालिटिक आरएनए। एक आरएनए भी होता है जो
कैटालिस्ट की तरह काम करता है। सामान्यतः या जनरली एंजाइम कौन सी संरचना होती है, यह आपको याद रखना है। सर संरचना का क्या मतलब है? देखो, एंजाइम प्रोटीन है तो प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। और जनरली जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं, प्रत्येक संरचना में होते हैं। फिर से मैंने लिखा है, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं सक्रियण ऊर्जा में कमी करके, एक्टिवेशन एनर्जी में कमी करके। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे, सक्रियण ऊर्जा में होगी, तो आपको याद रखना है सक्रियण ऊर्जा में कमी करके ही एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की? आसान क्वेश्चन, जाइमेज एंजाइम। यह एंजाइम ईस्ट से प्राप्त किया गया। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है और ये ईस्ट एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। और ये जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ये भी आपको अभी याद आना चाहिए। क्लियर है? पहली बार खोजा गया एंजाइम है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम क्या करता है आपको याद आना चाहिए। और ये एंजाइम ईस्ट से प्राप्त होगा। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है जो एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। 3 बार लिख दिया है मैंने। फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप इसको गलत करके आ जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन नहीं है उसका एग्जाम्पल है राइबो एंजाइम और राइबो न्यूक्लियस पी। राइबो एंजाइम की खोज की केच और अन्य ने 1981 में, और राइबो न्यूक्लियस पी की खोज की अल्टमान ने। ये ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है। राइबो एंजाइम का काम है इंटरोन का पृथक्करण करना। इंटरोन, एक्सोन और इंट्रोन आपने नाम सुने? नहीं सुने हैं तो अभी एक बार इंट्रोन टर्म याद रखें। कुछ चीजें मैं जानबूझ के इस तरीके से बोलता हूं। जाइमेज का काम क्या है? जब आप वीडियो देखेंगे तो आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी, आपका दिमाग डल नहीं होगा। देखते देखते 10 मिनट का वीडियो फिर आपका दिमाग कहीं और जाने लगेगा, तब जाइमेज का काम आपको याद नहीं आएगा। इंट्रोन क्या है आपको पता नहीं है? पता नहीं है तो पता करें। इंट्रोन का पृथक्करण करने का काम राइबो एंजाइम करता है और एचएनआरएनए से टीआरएनए को पृथक्करण करने का काम राइबो न्यूक्लियस पी करता है। इसकी खोज अल्टमान ने और इसकी खोज केच ने की, और इन दोनों को, अल्टमान और केच को 1989 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज। यहां एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। कई बार हम जनरल लैंग्वेज में चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन वही बात जब किताबी लैंग्वेज में ऑप्शन में आती है तो आपका दिमाग कुछ और सोचता है। देखिए देखिए, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी। एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब है उत्प्रेरक क्षमता या उत्प्रेरक करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कैटालिटिक एक्टिविटी नेटिव प्रोटीन की कन्फर्मेशन पर निर्भर करती है। ज्यादातर एंजाइम या लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन है। प्रोटीन की कोई नेटिव स्ट्रक्चर होगी। जनरली सभी एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं। जो भी उसकी नेचर या एक्चुअल कन्फर्मेशन है, नेटिव प्रोटीन की जो कन्फर्मेशन है उस पर निर्भर करेगी कैटालिटिक एक्टिविटी। यदि इस स्ट्रक्चर को डीनेचर या डिसोसिएट करके इस प्रोटीन को सब यूनिट में बदल दिया जाए तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। मान लो 2 सब यूनिट मिलकर कोई एंजाइम बना रही है और इस प्रोटीन की कोई नेटिव स्ट्रक्चर है, कन्फर्मेशन है।
अब इसकी जो संरचना है वो बदल जाए, आपने उसको उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, उसकी संरचना बदल दी या उसको तोड़ के दो सब यूनिट में बदल दिया, तो फिर एंजाइम अब कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ये तो सिंपल सी बात है कि एंजाइम की कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, नेटिव स्ट्रक्चर है, नेटिव कन्फर्मेशन है उसकी, या कॉन्फ़िगरेशन है, संरचना है, उसी में रहना चाहिए। अगर वो बदल गई तो फिर वो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। यहां देखिए एक और क्वेश्चन है। एक टर्म आता है इक्विलिब्रियम। रासायनिक अभिक्रिया में एक टर्म आता है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। वह स्थिति जहां पर अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दर एक जैसी हो जाती है, उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। अब इस साम्य का और एंजाइम का क्या रिश्ता है, एंजाइम और साम्य से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको ये लाइन याद रखनी है। एंजाइम साम्य अवस्था की स्थिति या पोजीशन को प्रभावित नहीं करते। एंजाइम हैज नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था की जो स्थिति है, एंजाइम उसमें कोई भी बदलाव नहीं करता। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। इक्विलिब्रियम जिस पोजीशन पर पहले आ रहा था, एंजाइम के बाद भी उसी पोजीशन पर आएगा, उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, एंजाइम, इस चार्ट को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। जनरली अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो इसी से पूछे गए, तो आराम से इस चीज को देखिए। एंजाइम दो टाइप के, सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड, यहां यू, कॉन्जुगेटेड एंजाइम या संयुक्त एंजाइम या संयुग्मी एंजाइम। तो सरल एंजाइम, संयुग्मी या संयुक्त एंजाइम। सरल एंजाइम जो है वो केवल प्रोटीन से बने होंगे, और इसका एग्जाम्पल है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और अब आपको पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। हमारे स्टमक से पेप्सिन और पैनक्रियास से ट्रिप्सिन। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, CWP, कोलेजन व्हाइट फाइबर वाली प्रोटीन है जिसका डाइजेशन पेप्सिन द्वारा होगा। और YET, येलो इलास्टिन फाइबर होंगे, या यूं कह सकते हैं येलो कलर के फाइबर इलास्टिन प्रोटीन है, और इस इलास्टिन प्रोटीन का डाइजेशन किसके द्वारा होगा, ट्रिप्सिन के द्वारा। तो CWP, कोलेजन प्रोटीन, व्हाइट कलर का या व्हाइट फाइबर इसमें होंगे, और इसका डाइजेशन पेप्सिन से। येलो कलर के इलास्टिन इलास्टिन प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन से। पेप्सिन आमाशय से, स्टमक से निकलेगा, और ट्रिप्सिन हमारे पैनक्रियास से निकलेगा। और ये दोनों सिंपल प्रोटीन है, इनमें केवल, या सिंपल एंजाइम है जिनमें केवल और केवल प्रोटीन पाया जाएगा। तो कॉन्जुगेटेड या संयुग्मी या संयुक्त एंजाइम है, उनका एक और नाम है होलो एंजाइम। पहली बात तो ये, इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम के साथ दो चीजें जुड़ी रहेगी, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। एपो एंजाइम समझिए, इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम में जो प्रोटीन वाला भाग है वो एपो एंजाइम है, और जो नॉन प्रोटीन भाग है उसे कोफैक्टर कहा जाएगा। ये एक एक बात बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। एपो एंजाइम प्रोटीन वाला भाग है जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होगा, और जो नॉन प्रोटीन वाला भाग है उसे कोफैक्टर कहेंगे। अब ये जो कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन वाला भाग, इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक भाग और अकार्बनिक भाग।
जो इनऑर्गेनिक भाग है वो लूजली अटैच्ड होगा, आसानी से पृथक किया जा सकता है, या यूं कह सकते हैं एपो एंजाइम के साथ जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो लूजली अटैच होगा, लूजली एसोसिएट। ऑर्गेनिक जो पार्ट है वो फिर से दो टाइप का, एक वो जो लूजली अटैच होगा जिसे आसानी से पृथक किया जा सकता है एपो एंजाइम से, उसे कहेंगे को एंजाइम, और जो टाइटली एसोसिएट रहता है, कार्बनिक भाग है, नॉन प्रोटीन वाला भाग है, उसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब एग्जाम के क्वेश्चन है होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, आराम से समझिए। क्लियर है? चार्ट से आपको एकदम क्लियर है। ये बातें तीनों में कई बार देखो, होलो एंजाइम जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम कौन है अभी बताया आपको, एपो एंजाइम है जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम है उसका प्रोटीन वाला भाग। और फिर है को एंजाइम, को एंजाइम क्या है, जो को फैक्टर है, नॉन प्रोटीन वाला भाग है, उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बनिक वाला भाग है जो लूजली अटैच रहता है उसे को एंजाइम कहा जाएगा, और जो टाइटली अटैच रहता है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाएगा। फिर से लिखा है, ऑर्गेनिक या कार्बनिक भाग लूजली अटैच जिसे आसानी से पृथक किया जा सकता है, ये किससे अटैच है, एपो एंजाइम से, इसे को एंजाइम कहेंगे। एनएडी, एफएडी, एफएमएन, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इन को एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। टाइटली एसोसिएट कठोरता से जुड़ा रहता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें आता है हीम, हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पार्ट है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। आराम से देखिए, कठोरता के साथ जुड़ा रहता है एपो एंजाइम से। इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो लूजली एसोसिएट रहते हैं, इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। अब मैंने इधर एंजाइम और इधर इनऑर्गेनिक पार्ट लिखे हैं, ये डिटेल में नहीं है, कहीं न कहीं आप ये एंजाइम का नाम भी पढ़ेंगे और उसमें काम आने वाला जो इनऑर्गेनिक पार्ट है या जो कह सकते हैं जो आयन है उसका नाम भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए, पाइरुबिक कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, मोस्टली जो है ये प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और खासकर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम है उनका उदाहरण मैंने लिया है। पाइरुबिक कार्बोक्सिलेज, इसमें जो आयन है वो मैग्नीज+2, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज Fe+2, पेप्टाइडेज जो दो अमीनो एसिड के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम करता है, उसका इनऑर्गेनिक जो पार्ट है वो कोबाल्ट+। कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एक एंजाइम है और ये संबंधित है आरबीसी से, सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है इसका। ये कार्बोनिक एसिड को H2 और CO2 में और H2 और CO2 को कार्बोनिक अम्ल में बदलता है। कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, और इसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो जिंक+। हेक्सोकाइनेज का मैग्नीशियम+2, पाइरुबिक काइनेज का K+, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह नहीं पूछा गया हो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है और इस क्रेब्स साइकिल के मोस्टली जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन इस क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाला एक एंजाइम ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में नहीं, इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एकमात्र एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाएगा। शेष सभी
क्रेब्स साइकिल से संबंधित जो एंजाइम होंगे वो कहां पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और इसके लिए इनऑर्गेनिक पार्ट है कैल्शियम +2, एटीपेज के लिए सोडियम प्लस, और नाइट्रोजिनेज जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसके लिए आपको याद होना चाहिए मोलिब्डेनम और आयरन। आराम से देखिए इन नामों, एक एक बात क्वेश्चन है। चलिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और उनके कोएंजाइम। अब ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम किसे कहते हैं मैंने क्लियरिटी से बता दिया। विटामिन बी में जितने भी विटामिन आएंगे पहले तो ये याद रखें कि ये वाटर सॉल्युबल है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में विलय विटामिन है। अब आप विटामिन बी2 का नाम क्या है, बी3 का नाम क्या है, बी5 का नाम क्या है, ये आपको याद आना चाहिए। बताइए बी2 का, विटामिन बी2 का क्या नाम है, विटामिन बी3 का और विटामिन बी5 का। इस बी2 के लिए जो कोएंजाइम है वो है एफएडी और एफएमएन। ये एफएडी एफएमएन में बोलो, इनका पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए। विटामिन बी3 के लिए NAD+ और NADP+, और विटामिन बी5 के लिए कोएंजाइम ए। ये जो कोएंजाइम है ये तो रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, और विटामिन बी5 का जो कोएंजाइम ए है वो एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। एक ग्रुप है एसाइल ग्रुप, उस एसाइल ग्रुप का एक से दूसरे केमिकल सब्सटेंस पर ट्रांसफर करेगा कोएंजाइम ए। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और उसमें जो कोएंजाइम है उनके नाम है। बी2 में एफएडी और एफएमएन, बी3 में NAD+ और NADP+, और बी5 में कोएंजाइम ए। ऊपर वाले दोनों रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, और कोएंजाइम ए जो विटामिन बी5 में है एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है। आराम से देखिए, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 पेंटोथेनिक अम्ल। ये नाम विटामिन के आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? तो इस क्लास में हमने बात की है एंजाइम के बारे में जानकारी। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।